हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए इससे पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर्स को जो क्लास सिक्स्थ पॉलिटी की जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उसमें हम इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो था ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से ना मैं इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से ना एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए। और आप ना जब उन वीडियोस को देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और बेटर वे में समझ में आ जाएगा जो चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल में। ठीक है दोस्तों, और उन वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यार से आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कराया गया है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से दे सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जिसमें हम आज करने वाले हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, आजीविका मीन्स लाइवलीहुड। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं शहरों में, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब से पहले वाला इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मीन्स गांव में किस तरीके से लोग रहते हैं। उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी जो तुलसी के बारे में थी, और एक शेखर नाम का किसान था जिसके पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था। फिर उसके बाद हमने रामलिंगम की कहानी पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अरुणा से जुड़ी हुई एक कहानी पढ़ी जिसमें हमने जाना कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करती थी। मतलब वो और उसका पति समुद्र से मछली ला करके वो किस तरीके से अपना गुजारा करती थी, उस चीज़ के बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में आजीविका है। हम इस चैप्टर के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग शहरों में रहा करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो खाते हैं पीते हैं, क्या वो काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सभी तरीके से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आप जब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ना एक पिक्चर है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप स्कूल देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कारें हैं, कुछ बसें हैं। ठीक है, कोई दुकान वाला है, कोई शॉपिंग मतलब शॉप वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शॉप वाला है। ये ढाबा खुला हुआ है, यहाँ पर लोग बैठ कर के खाना खा रहे हैं। ये कोई साइकिल से गुजर रहा है। यहाँ बैंक दिख रहा होगा आपको, और यहाँ भी एक बस है। ठीक है, ये भी आपको बस दिख रही होगी। और उसके बाद हम बात करें तो ये कारखाना वगैरह हैं, ये फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। ठीक है, और ये सैटेलाइट से जुड़ा हुआ कुछ है। और अब अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि शहर में एक तरीके से एक बिज़ी रहने का माहौल सा रहता है, व्यस्त माहौल सा रहता है देखने के लिए। ठीक है, वहीं पर आप सामने देखें तो ये सेकंड पिक्चर भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, ये कुछ इसी तरह की है जैसे यहाँ पर भी आप बस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह बाँट रहा है या मीन्स बेच रहा है। यहाँ पर कपड़ों की दुकान है। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह है ये। ठीक है, और अलग-अलग पिक्चर्स में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके के काम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? अलग-अलग चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या-क्या भिन्नताएँ देखी? देखिए, हमने पहले भी एक चित्र देखा था जो गाँव की अ, दशा को दर्शाता था। ठीक है ना? अब ये जो चित्र है वो शहर की दशा क्या होती है, मतलब किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, उन सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है? अगर आप उस चैप्टर को समझेंगे, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर को समझेंगे तो इन सभी में डिफ़रेंस कर पाएँगे कि किस तरीके से लोग गाँव में रहा करते हैं और किस तरीके से लोग शहरों में रहा करते हैं। और यही चीज़ें इस बॉक्स में ढूँढने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर आप सामने ब्लू जो पैराग्राफ है इसे आप देख पा रहे होंगे। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं,
चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या वे अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरीके के काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो नौकरी भी करते हैं या फिर वो किन तरीके के रोज़गारों में लगे हैं और वो अपना जीवन किस तरीके से चलाते हैं। क्या वो रोज़गार और कमाई के उन्हें मतलब क्या शहर में सभी लोगों को समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। ये जो यहाँ पर जो लाइन दी गई है, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? क्या शहरों में रोज़गार और कमाई के जो मौके हैं वो सभी को समान रूप से मिलते हैं? इन सभी चीज़ों का इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है हम इस चैप्टर के माध्यम से पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सड़कों पर काम करना, यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत होती है और एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शहर का जो जीवन है वो किस तरीके का होता है, किस तरीके का माहौल शहर में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गए थे और जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल-पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरों को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह-तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला फूल खरीदा, पीला गुलाब खरीदा। देखिए, ये 2 बच्चियाँ हैं जिसके थ्रू कहानी को प्रेज़ेंट किया गया है। इसमें क्या है, हाँ, एक बच्ची है जिसकी मौसेरी बहन है, वो उसके पास अपनी मौसेरी बहन के शहर में जाती है और जब वो उसके शहर जाती है, तो वो दोनों बहनें आपस में घूमने के लिए जाती हैं शहर में, ठीक है? और जब वो शहर में जाती हैं, वो सुबह ही निकल जाती हैं, तो वो देखती हैं जब वो शहर की मुख्य सड़क पर जाती हैं, तो अलग-अलग तरीके से लोग काम करते हुए दिखते हैं। जैसे कोई अपनी रेहड़ी सजा रहा था, मतलब रेहड़ी पर जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं उस तरीके की एक महिला थी जो अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, मूली, खीरे वगैरह इस तरीके का सजा रही थी कि वो दिखा सके कि उसके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर उसने एक बगल में मतलब एक बगल में फुटपाथ पर एक फूलवाली को भी देखा जो अलग-अलग तरीके के सुंदर-सुंदर रंगीन फूल बेच रही थी। उन्होंने उन दोनों बच्चियों ने वहाँ से क्या खरीदा, उनसे एक उसने लाल और एक पीला गुलाब खरीदा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओरों से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर-ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुज़र रही थी। बच्चियों ने एक तरफ देखा कि एक पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और उस अखबार बेचने वाले व्यक्ति से लोगों से वो घिरा हुआ था और लोग उससे अखबार खरीद रहे थे, ठीक है? क्योंकि हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था, वो हर कोई जानना चाहता था कि अखबार में मतलब आज की न्यूज़ क्या है, ठीक है? उसके बाद वहाँ पर देख रही थी जो मेन रोड था, वहाँ से बसें गुज़र रही थी अपना हॉर्न बजाते हुए, ठीक है? उसके बाद ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। ठीक है? उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक मोची है जो छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था और अपनी एक तरीके से दुकान को लगा रहा था। ठीक है? और वहीं पर देखा उन्होंने एक नाई था जो अपना काम शुरू भी कर चुका था। ठीक है? एक ग्राहक पहले से ही था उसके पास जो सुबह-सुबह अपनी दाढ़ी बनवाना चाहता था, मतलब कि बियर्ड। ठीक है ना? उसके बाद सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर-घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। ठीक है ना? तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से लोग अलग-अलग काम करते हैं शहरों में। ठीक है? बच्चियों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब वो अपने घर से निकलती हैं, वो तो वहाँ पर वो देखते हैं कि अ, मुख्य सड़कों से बसें गुज़र रही हैं, ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो अ, यात्रियों को मतलब ट्रैवलर्स सॉरी
जो भी उनके सवारी थी उनको बैठाकर चल रहे थे, ठीक है। और जो भी दुकानदार थे वो अपनी दुकान लगा रहे थे सुबह सुबह, चाहे वो सब्जी वाले हों या फिर नाई हो या फिर कोई अलग तरीके का व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, वो सुबह सुबह अपनी दुकान को खोल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। तो फिर क्या करती हैं वो आगे चल कर के अ, रिक्शे वाला करती हैं, ठीक है? जो रिक्शा वालों की एक कतार वहाँ पर देखती हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी शहर में जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा होते हैं और उनमें से सभी आवाज़ लगाते रहते हैं कि हमें मतलब यहाँ पर जाना है। तो आप उनमें से एक रिक्शा चुन लेते हैं और आपके द्वारा तय की गई जगह पर वो आपको छोड़ देता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद वो ही बच्ची एक रिक्शा कर लेती हैं और बाज़ार जाने के लिए, ताकि वो बाज़ार जा सके और वहाँ जहाँ पर वो खड़ी थी, उस दूरी से व मतलब जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी बच्चियाँ दोनों, उस जगह से वो दोनों मतलब जो दूरी थी बाज़ार की वो 2 किलोमीटर दूर थी, जिसके लिए उन्होंने रिक्शे वाला तैयार किया था, ठीक है ना? मतलब कि तय किया था। उसके बाद आगे चलते हैं। अ, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं बच्चू मांझी एक रिक्शे वाले की कहानी, जो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी कहानी है, मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है, ठीक है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल ठप हो जाती है और मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं अपने परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार अब मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मज़दूरी करके थोड़ा बहुत कमा भी लेती है। ठीक है? तो यहाँ पर इस कहानी ये जो बच्चू मांझी है, जो एक रिक्शा वाला है, वो किसी गाँव से पलायन करके शहर में आया था, जो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। तो उसने अपनी सारी कंडीशन बताई कि मैं किस तरीके से यहाँ पर रहता हूँ, हैं? किस तरीके से मैं जब तक मतलब जो रिक्शा कमा करके मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत तो मैं अपने गाँव भेज देता हूँ, जहाँ पर मेरे बीवी-बच्चे रहते हैं और बाकी का जो खर्च हो जाता है मेरे किराए में और खाने-पीने में, ठीक है? वो रहता था अपने दोस्तों के साथ, मतलब कुछ लोग वहाँ पर किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे और उन्हीं के साथ वो जो बच्चू मांझी है, बच्चू मांझी जो रिक्शा वाला है वो उन्हीं के साथ रह रहा था, ठीक है। और वो कह रहा है कि मेरी रोज़ 200 से 300 रुपए तक की कमाई जाती है और उनमें से मैं 100 से 150 रुपए खाने, खर्चे और किराए पर खर्च हो जाते हैं और बाकी का जो पैसा बचा हुआ होता है मैं परिवार के लिए बेच देता हूँ और मैं साल में अ, 2 से 3 बार ही मैं अपने परिवार से मिलने जाता हूँ और जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो उस समय पर मेरी कमाई नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें आप सभी को पता होगा जब जो कोई इंसान रिक्शा चलाता है तो उसके लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक बल होना ज़रूरी है और इसी वजह से जब वो बीमार पड़ जाता है तो उससे रिक्शे की कोई इनकम नहीं हो पाती, तो उसे खाली रहना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बच्चू मांझी वाला जो एक गाँव से पलायन करके कहाँ पर आया था? शहर पर आया था, ठीक है? तो देखिए यहाँ चीज़ें क्या है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? क्योंकि उसने बताया था कि गाँव में जो मिस्त्रीगिरी का काम था, वो उसे नियमित रूप से नहीं मिल पाता था, इसलिए वो उसने पलायन करके वो शहर में आ गया था, ठीक है? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? भई जब जीवन यापन चलाने के लिए बच्चू मांझी जैसे रिक्शे वालों को क्या करना पड़ता है? गाँव से शहर पलायन करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। ठीक, किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वह अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों को 1 दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? भी देखिए, आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा काम है रिक्शे वाला का, अगर वो करेगा तो ही उसे पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए पैसा कमाना है, अपना आजीविका चलानी है, तो उसे डेली काम पर जाना पड़ेगा, ठीक है?
तो इन सभी क्वेश्चंस के तो ये तो आंसर्स छोटे-मोटे हैं, इन सभी को आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किए कर चुका हूँ। ठीक है? उसके बाद बात करें हम आगे, तो बच्चू मांझू की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और या कोई सेवा देते हैं। तो बच्चू मांझी जैसे लोगों की तरह ही क्या है, शहर में अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, कुछ लोग किसी चीज़ों की मरम्मत करने का काम करते हैं, और तो कोई अलग अलग तरीके से सर्विस देते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह हो गए या नर्स वगैरह हो गई, या फिर अलग भी छोटे छोटे जो मिस्त्री वगैरह हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, वे स्वरोजगार में लगे हैं और उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है। इसलिए स्वरोज़गार मतलब खुद के द्वारा जो भी बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है, वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ वे कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्तों के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती हैं, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर कंडीशन दिखाई जा रही है कि किस तरीके से लोगों के द्वारा अपनी दुकानें खोली जाती हैं शहरों में, छोटे लोगों के द्वारा। ठीक है? जैसे कुछ टूटे-फूटे गत्तों पर या फिर डिब्बों पर या फिर बक्सों पर ही कागज़ फैलाकर अपनी दुकान बना लेते हैं लोग। ठीक है ना? और ये जो है एक तरीके से स्वरोज़गार वाली जो कंडीशन है, इसमें उन लोगों को जो दुकान खोल रहे हैं या फिर किसी तरीके का व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें खुद ही पूरा इसका काम सँभालना पड़ता है। वो खुद ही प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरीके से माल खरीदना है, कहाँ से माल खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है, और कैसे दुकान लगानी है और किस तरीके से उसे बेचना है। ठीक है ना? कितनी मात्रा में कितने पैसों पर उसे बेचना है, इन सभी का जो डिसीज़न है, वो ही इंसान करता है जो दुकान वगैरह लगाता है। ठीक है? उसके बाद वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। सड़कों पर काम कर रहे थे। अहमदाबाद शहर में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। आपने देखा होगा बड़े-बड़े शहरों में, जैसे गए होंगे आप दिल्ली वगैरह या फिर कोई और भी शहर हो सकता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्रॉपर दुकान नहीं होती। ठीक है ना? वो अलग-अलग तरीके का सामान किसी छोटे से फुटपाथ पर बेचने लगते हैं। ठीक है ना? तो इन सभी को क्या होता है, इनका कोई संरक्षण तो है नहीं, इन सभी को क्या है, लोग जो पुलिस वाले होते हैं वो कभी भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके का जो कंडीशन है वो शहरों में देखने के लिए हमें मिलती है। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपने सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पर अ, आपने अक्सर शहरों में देखा होगा काफ़ी जगह फुटपाथों पर जैसे कि कुछ रिक्शे वाले होते हैं, दिन भर वो रिक्शा चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब मज़दूरी करते हैं, फिर उसके बाद अपने रिक्शों पर ही सो जाते हैं। या फिर काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लोगों को भी देखा होगा, दिन भर वो मज़दूरी करके आते हैं और किसी जगह फुटपाथ जैसी जगह पर रात को सो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए शहरों में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना? इसी तरीके से लोगों का जो रहन-सहन है वो शहरों में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। देखिए, क्या होता है, अभी अ, इन पर क्या है, ये जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना? और फुटपाथ जैसे जगहों पर जो ठेली वगैरह जो लगा लेते हैं लोग, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें इनके लिए ना, एक
इस प्रतिबंध को हटाने का जो विचार है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये ना एक तरीके से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है? और वहीं पर देखा जाए तो और उस जनसंख्या में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गार भी हैं। तो कहीं न कहीं ये जो अ, स्वरोज़गार की व्यवस्था जिस तरीके से आप फुटपाथों पर लोगों को देखने के लिए मिलती है, ठेला वगैरह पर जो लोग सामान वगैरह बेचते हैं, तो इनसे कहीं न कहीं बेरोज़गारी जैसी समस्या का एक निवारण एक मतलब इस समस्या बेरोज़गारी जैसी समस्या को समाधान करने में ये एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बिंदु है वो साबित हो रहा है। तो इसी वजह से इन प्रतिबंधों पर भी इनके लिए ताकि एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाए जहाँ पर ये अपना काम कर सके, इस तरीके का विचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि अ, जो लोगों का आना-जाना है उस पर भी कोई दिक्कत ना आए और ये जो लोग हैं वो अपना काम सही तरीके से करने लगें और इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो और वे लोग उन्हीं उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करें बाज़ार में, जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलना शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार थी। ठीक है? एक कोने में दाँतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था और हम वहाँ पहले पहुँच गईं, जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दाँतों का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या होता है, ये जो दोनों बच्चे जिसकी कहानी हम बात कर रहे हैं, दोनों मौसेरी बहन जो थी उनके आपस में वो सुबह-सुबह बाज़ार पहुँच जाती हैं और बाज़ारों पर देखते हैं तो जो बाज़ार की दुकानें थी वो भी खुलना शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन जो वहाँ पर लोगों की भीड़-भाड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि त्योहार का माहौल था और उसी वजह से लोग अलग-अलग तरीके के सामान खरीदने के लिए वहाँ पर भीड़ हो चुकी थी, चाहे वो मिठाई, खिलौने, कपड़े-चप्पल इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है? उसके बाद उन दोनों बच्चियों में से जो मौसेरी बहन थी उसकी उनमें से एक ने दाँत के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले रखा था ताकि वो अपने दाँत का चेकअप करवा सके। तो उसने उस दुकान पे पहले ही जाकर अपना नंबर लगा लिया था, ठीक है? और वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने दाँतों का परीक्षण करवाया, मतलब उस लड़की उनमें से एक लड़की ने अपने दाँतों का परीक्षण करवाया और वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने अ, उसके दाँत का छेद भरवाने के लिए उन्होंने अगले दिन आने के लिए कहा, ठीक है? फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए, क्योंकि मैं कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिला थी और हर मंजिल पर अलग-अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। फिर उसके बाद ये जो दोनों बच्चियाँ हैं वो वहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर? अ, ए एक सिले-सिलाए कपड़े वाले की दुकान पर, एक शोरूम में जाती हैं जहाँ पर अलग-अलग फ्लोर पर अलग-अलग तरीके के कपड़े बेचे जाते थे, ठीक है? वो फिर उसके बाद शोरूम की तीसरी मंजिल पर जाती हैं जहाँ पर हर मंजिल पर क्या था, वो अलग-अलग तरह के कपड़े रखे थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर जब वो पहुँचती हैं तो वहाँ पर देख पाती हैं वो कि लड़कियों के लिए ही वहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, ठीक है? फिर उसके बाद बड़ी दुकान में, ठीक है? हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। ठीक है? उस दुकान में जाने के बाद इस शोरूम के बारे में बात चल रही है कि कौन-कौन इस चीज़ को क्या-क्या करता है। ठीक है? फिर उसके बाद वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह-तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गाँव और नोएडा से भी आता है। ठीक है? कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मँगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए
हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार भी खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ठीक है, ये बात हो रही है उस दुकान वाले की, हरप्रीत की और उसकी पत्नी वंदना की। ठीक है, वो अपनी सारी दुकान के बारे में बताते हैं कि हमने किस तरीके से व्यापार शुरू किया, ठीक है, और वो किस तरीके से अलग-अलग कहाँ-कहाँ से उनका जो कपड़ा है बेचने के लिए वो कहाँ-कहाँ से आता है। ठीक है, वो बताते हैं कुछ कपड़ा हमारा विदेशों से आता है, तो कुछ कपड़ा हमारा अ, जो भारत के ही शहर हैं जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, दिल्ली वगैरह या फिर नोएडा, गुड़गाँव, इन सभी से आता है। ठीक है, वो अपने माल के बारे में बताते हैं और वो किस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट देने के लिए अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे सिनेमा घरों में या फिर अखबारों वगैरह में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर, इन सभी पर वो एडवर्टाइज़मेंट देने का भी काम करते हैं। ये चीज़ें बता रही होती है हरप्रीत और अ, उसकी पत्नी वंदना, जिसमें अ, जिसमें वो दोनों बच्चियाँ जिस शोरूम में वो गई थीं, ठीक है? उसके बाद बात करें आगे, तो हरप्रीत और वंदना की कई वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं, ठीक है ना? आपने देखा होगा काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, ठीक है? उनका जो व्यापार होता है वो काफ़ी मात्रा में फैला हुआ होता है, शहरों में देखते होंगे आप, तो कुछ कपड़ा विदेशों से मँगवाते हैं, काफ़ी सारे शोरूम वगैरह इस तरह के होते हैं, तो आपने देखा होगा अलग-अलग मंज़िलों पर अलग-अलग स्टोरीज़ पर क्या होता है अ, अलग-अलग तरह के कपड़े होते हैं, मेंस के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, ठीक है ना? इस तरीके की व्यवस्थाएँ शहरों में भी देखने के लिए मिलती है। तो इसी तरीके की एक ही दुकान नहीं थी, शहरों में अलग-अलग तरीके की दुकानें भी थीं। ठीक है, पास शहरों के पास अपनी दुकानें हैं, ये दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें व्यापार खुद सँभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी पर रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिला जैसे डॉक्टर की सर्विस रखने वाले हैं, मतलब डॉक्टर की सर्विस देने वाले भी थे शहरों में, तो अलग-अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि शोरूम ही खोलते हैं शहरों में, कुछ छोटी दुकानें भी होती हैं, कुछ बड़ी दुकानें भी होती हैं, ठीक है? कुछ सर्विस देने का काम भी करते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह थे, ठीक है, कुछ टीचर वगैरह या फिर अलग-अलग चीज़ें हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं हमें शहरों में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनकी पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, ठीक है ना। जो पक्की दुकानें वगैरह होती हैं उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है नगर निगम से, ठीक है। नगर निगम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि नगर निगम क्या होता है शहरों में का जो प्रशासन होता है उसको चला सॉरी शहरों में किस तरीके से जो शासन पद्धति होगी वो किस तरीके से काम करेगी उसके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनको मतलब क्या-क्या चीज़ें शहरों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अस्पतालों का निर्माण कहाँ किया जाएगा, स्कूल्स वगैरह कहाँ पर खोले जाएँगे, सफाई वगैरह का ध्यान रखना, इन सभी का जो काम है वो नगर निगम का होता है शहरों में, ठीक है? जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, नगर पालिका वाले नगर पंचायत वाले चैप्टर में, ठीक है? उसके बाद बात करें हम नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा, उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कोरियर इत्यादि की सेवाएँ देती हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानें कि किस तरीके से लोग शहरों में रहा करते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में ये जो दोनों बच्चियाँ होती हैं वो फैक्ट्री में जाती हैं। मैं अपने एक कपड़े पर ज़री का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती हैं जो एक कपड़े मिल में कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती हैं। निर्मला के पड़ोसी ज़री और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुँची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। ठीक है, उसके बाद जो वो दोनों बच्चे होते हैं वो शोरूम से निकल कर के उनमें से एक बच्ची का जो सूट होता है वो मतलब वो अपने एक सूट पर ज़री कोटे का काम करवाना चाहती थी। फिर उसके बाद जो दूसरी बच्ची होती है वो कहती है कि मैं एक महिला को जानती हूँ जो हमारे पास में ही है। वो एक फैक्ट्री में काम करती हैं और मतलब जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री है उसमें काम करती हैं। उसको ये काम कर मतलब वो जो महिला है इस काम को अच्छे से कर लेंगी। तो वो उसकी फैक्ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर वो महिला अ, ये कपड़े पर डिज़ाइन वगैरह का काम करती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद बस लेकर के जाती हैं क्योंकि बस में देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, भीड़-भाड़ वाला माहौल देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद वो काफ़ी समय के बाद जब वो नीचे उतर जाती हैं तो वो कहती हैं, "आह! जान में जान आ गई।" ठीक है? तो इस तरीके की भीड़ हमें देखने के लिए शहरों में भी मिलती है। देखा होगा आपने बसों में अ, आप अलग-अलग जगहों पर देखो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ हमें देखने के लिए मिलती है शहरों में, ठीक है? उसके बाद हम बात करें मोड़ पर
बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्होंने देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं और से सामान खरीदते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। देखिए, आपने बड़े बड़े शहरों में एक लेबर चौक का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, एक लेबर चौक होता है जहाँ पर मजदूर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है। और वहाँ पर जिन लोगों को मजदूरों की ज़रूरत होती है वहाँ से वो उन मजदूरों को मजदूरी तय करके वहाँ पर ले जाते हैं, उनसे काम कराते हैं और शाम को मजदूरी देकर उनसे आ, मतलब शाम को मजदूरी उनसे पैसा दे देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का लेबर चौक होता है। मतलब लेबर चौक कहने का मतलब है वहाँ पर मजदूर खड़े होते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके, ताकि उन्हें लोग जिनको मजदूरों की ज़रूरत है उन्हें वो ले जा सके। ठीक है ना, ताकि उन्हें वो काम दे सकें। अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, चाहे वो मिस्त्री हो। ठीक है ना, किसी तरीके का सामान ढुलवाना हो उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के जो मजदूर वगैरह हैं, जो लेबर चौक होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। या ऐसा नहीं होता कि उन्हें हर रोज़ ही शहर में काम मिल जाए, मतलब लेबर चौक पर काम मिल जाए। ऐसा भी होता है कि उन्हें कभी-कभी काम नहीं भी मिलता है। ठीक है? उसके बाद हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। उसके बाद वो फैक्ट्री में जाती हैं, फैक्ट्री में देखती हैं वो हर काम के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट था। अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने काम को बड़ी ही खूबी से तैयार कर रहा था। ठीक है? उसके बाद काफ़ी सारी मशीनों को वहाँ पर लगे हुए देखते हैं वो। उसके बाद हमने निर्मला को एक ऐसी ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर ज़री का काम करवा देगी। ठीक है? निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बहुत बोझ ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देरी हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। ठीक है ना। देखिए, आपने यही कंडीशन कहाँ पर देखी होगी, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से आजीविका कमाते हैं लोग, वहाँ पर देखी थी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। जिसमें हमने तुलसी की कहानी पढ़ी थी, शेखर जैसे अ, छोटी खेती वाले लोगों की कहानी सुनी थी। उसमें भी क्या था, जब तक किसानों के पास, जो बड़े किसान हुआ करते थे, रामालिंगम जैसे किसान हुआ करते थे, जब तक उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें वो बुलाते थे, अन्यथा उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए शहरों में पलायन करना पड़ता था। ठीक है ना। तो उसी तरह की कंडीशन यहाँ पर दर्शाई गई है। जो निर्मला थी, अ, जब उनके पास ज़्यादा काम का बोझ रहता है, फैक्ट्रियों के पास, शहरों में जो फैक्ट्री होती है उनमें जब काम का बोझ ज़्यादा रहता है तो उन्हें नियमित रूप से अधिक घंटों तक काम मिल जाता है। ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आती है कि उन्हें काम नहीं मिलता तो उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है और समय आने पर उन्हें बुला भी लिया जाता है। तो इसी तरह की कंडीशन हमें शहरों में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम पर लगे हुए हैं। ठीक है। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं ना, वही चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियाँ स्थायी नहीं होती। निर्मला की तरह की नौकरियाँ जो हैं वो स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। ठीक है? और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्कों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मज़दूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मज़दूरी अलग से नहीं मिलती। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं फैक्ट्रियों में। उसके बाद हम बात करें आगे, दफ़्तर में
आपको क्या लगता है, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने जो पढ़ा है उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? ठीक है, जब उनके पास काम होता है तो वो काम देते हैं, अन्यथा वो नहीं देते। उसके बाद निर्मला जैसे मज़दूरों के काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण कीजिए। काम के घंटे, काम करने की जगह व सुविधाएँ, साल भर में रोज़गार के दिनों की संख्या। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएँ भी अनियमित मज़दूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। इन सभी चीज़ों के बारे में ना हम अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि हम पहले इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? अब पढ़ते हैं आगे, दफ्तर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जाए, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी ही जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। हाँ, फिर उसके बाद वो दोनों बच्चियाँ अपनी मौसी के पास मिलने जाती हैं, जो एक विपणन प्रबंधक यानी कि एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, एक कंपनी में। तो वहाँ पर वो जाती हैं, उनके दफ्तर में मिलने जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जो शहरों में काफ़ी सारी कंपनियाँ भी होती हैं, जो क्या करती हैं, अलग-अलग चीज़ों का निर्माण करने का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनकी जो मौसी थी, वो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम किया करती थी, ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, उम काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौशी ने शहर को 6 भागों में बाँट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएँ भी करनी पड़ती हैं। मौशी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं, मतलब कि परमानेंट कर्मचारी। और वे यह उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। देखिए, हमने शहरों में ऐसे भी लोग देखे जिनका जो किसी कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनकी जो अ, सर्विस होती है, उनकी जो नौकरी होती है, वह अस्थायी रूप से होती है। मतलब कि जब कंपनी को ज़रूरत होती है, उन्हें काम पर बुलाया जाता है, अन्यथा जब कंपनी को ज़रूरत नहीं होती, तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ जो कर्मचारी ऐसे भी होते हैं, जो परमानेंट कंडीशन में होते हैं, मतलब उनके पास स्थायी कर्मचारी होते हैं कंपनी के, ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया था, जो उनकी मौसी थी। वो क्या थी, वो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर थी और मार्केटिंग मैनेजर का वो काम देखती थी, ठीक है? तो उनको वो उनकी जो नौकरी थी वो स्थायी थी, ठीक है? और उन्हें अलग-अलग तरीके के फ़ायदे भी मिलते थे, ठीक है? जैसे बुढ़ापे के लिए बचत, ठीक है? देखें, आपने देखा होगा एफडी वगैरह जो होती है वो, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में अ, सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, ठीक है? मतलब कि बुढ़ापे के लिए बचत, जब वो रिटायर्ड हो जाएँगे तो उनके लिए एक एफडी, जो इस एफडी में से जो पैसा आएगा वो उनको ब्याज समेत उन्हें दे दिया जाएगा उनके रिटायर होने पर। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के दिन उन्हें छुट्टी भी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है, उन्हें छुट्टियाँ भी मिलती हैं अलग-अलग तरीके से। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएँ भी हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। ठीक है? शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम हो तो उन्हें भी अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। तो हमने यहाँ पर अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात की कि किस तरीके से शहर में लोग अपना जीवन यापन चलाते हैं, किस तरीके से लोग मज़दूरी भी करते हैं, फुटपाथों पर भी रहते हैं, कुछ कर्मचारी कंपनियों में भी काम करते हैं और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कंपनी में स्थायी रूप से हैं, कुछ कर्मचारी अस्थायी रूप से हैं। कुछ को अ
कंपनी के द्वारा कुछ सुविधाएँ भी दी जाती हैं, जैसे मेडिकल वगैरह हो गया, कुछ एफडी की व्यवस्था, ठीक है ना? कुछ छुट्टियाँ भी मिलती हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों को क्या होता है, उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिलती, अलग-अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है उनकी नौकरी के आधार पर, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पर हमें शहर में किस तरीके से लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, कुछ लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग फुटपाथों पर रहकर जीवन बिता रहे हैं, तो इस तरीके का जो जीवन है हमें शहर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? कुछ लोगों के पास अपनी छोटी दुकानें हैं, कुछ लोगों के पास अपनी बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, कुछ लोगों के पास शोरूम है, ठीक है? कुछ लोग फुटपाथों पर ही रहकर काम चलाते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तो अलग-अलग जो चीज़ें हैं, अलग-अलग तरीके के लोग, अलग-अलग तरीके के बिज़नेस, अलग-अलग तरीके की फैक्ट्रियाँ, अलग-अलग तरीके की कंपनी हमें यहाँ पर हमें शहरों में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है? जो हमें बताती हैं कि जो शहर में जीवन है, वो किस तरीके का होता है, ठीक है? और ये हमने समझने का प्रयास किया है इसी चैप्टर में कि किस तरीके से लोग अपने एक शहर में अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।